मेरे लिए कोई इल्ज़ाम ना ढूंढो, चाहा था तुम्हें, यही इल्ज़ाम बहुत है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आप सुन रहे हैं रज़िया सुल्ताना की आवाज़ में ज़ोहरा फ़रख हसन का लिखा हुआ खूबसूरत नॉवल दर्द दिल की तू दवा। उम्मीद करती हूँ आपको ये नॉवल ऑडियो की सूरत में बहुत पसंद आ रहा होगा। अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करिएगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलें। नीचे दिए गए बेल के बटन को प्रेस कर दिया करें ताकि मेरे आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सकें। मेरे चैनल की हौसला अफजाई होती रहे और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी तहरीरें ऑडियो की सूरत में पेश करती रहूं। चलें स्टार्ट करते हैं दर्द दिल की तू दवा, ऑडियो बाय रज़िया सुल्ताना। समीन बीबी जी, मुझे दें, मैं बना देती हूँ आपका नाश्ता। मुलाजमा उसे अपने लिए नाश्ता बनाने की तैयारी करते देखकर अपनी खिदमत पेश करते हुए आगे बढ़ी और चाहा कि उसके हाथ से फ्राई पैन ले ले। क्यों? किस खुशी में? मेरे हाथ टूटे हैं? समीन ने फ्राई पैन वाला हाथ पीछे करते हुए उसे इस तरह से घूरा कि बेचारी हैरान होने के साथ साथ डर कर 2 कदम पीछे हट गई। समीन को अब अपना उबाल निकालने वाला मिल गया, इसलिए अब मुलाजमा आराम से उसके गुस्से का निशाना बन रही थी। तुम्हें क्यों दूं नाश्ता बनाने का ऑर्डर? मैं क्या लगती हूँ तुम्हारी? कोई बीबी जी नहीं हूँ तुम्हारी। सीधे सीधे समीन कहो, और हाथ दिए हैं अल्लाह ने मुझे। अपाहज नहीं हूँ मैं जो घड़ी घड़ी मुलाजमों को काम के लिए आवाज लगाऊं। मेरे बाबा के घर मुलाजिम नहीं थे, इसलिए काम करने की आदी हूँ मैं। तुम अपना काम करो, मदर टेरेसा बनने की कोशिश मत करो। जिसे देखो अपनी खिदमत हाजिर कर देता है, ना कोई काम करने देता है, ना खुद से जीने देता है। भड़क कर वो मुलाजमा पर ही उलट पड़ी और सिर्फ जुबान से अंगारे ही नहीं निकल रहे थे, फुर्ती से हाथ भी चल रहे थे। अपने काम में लगे हुए मुसलसल तेज रफ्तार से बोला भी जा रहा था। रात से कुछ खाया नहीं था, अब उससे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी और लगता था इसीलिए उसका दिमाग खराब हो गया था। मुलाजमा मुंह खोले समीन का नया रूप देख रही थी। अभी तक तो वो कैसे चुपचाप सी घर में रह रही थी और अब तो लग रहा था कोई खूबसूरत चुड़ैल हो गई हो। अब तक तो मैं नाश्ता कर चुकी होती अगर वो बदतमीज और मनहूस इंसान आज ऑफिस गया होता। मनहूस, ड्रामेबाज, समझता क्या है खुद को? जल्दी जल्दी पराठे बनाने के बाद वो ऑमलेट का अमेज़ा तैयार करते हुए जोरदार आवाज में अपने दिल की तपन निकाल रही थी। मुलाजमा ताज्जुब से उसे देख रही थी कि ये समीन बीबी जी बात किससे कर रही है और उससे या किचन में आ चुके और एक तरफ चुपचाप खड़े छोटे साहिब से। उसने अपने छोटे साहिब की तरफ देखा। जैसे ही मुलाजमा ने एलियार की तरफ देखा, उसने मुंह पर उंगली रख कर उसे आंखों ही आंखों से खामोश रहने का इशारा किया। मुलाजमा ने फौरन दांतों की नुमाइश की। एलियार वही टेक लगाकर सीने पर हाथ बांधकर अपने लिए सारे उसके मुंह से निकले अलकाब इजाज समझकर कबूल कर रहा था। समझता क्या है खुद को? बदतमीज। माना कि सबका लाडला मुंह छड़ा है, मगर मेरा बस सोतेला लगता है। पूरा सोतेलापन निकाल रहा है मुझसे। अपनी अपनी चकनी चोपड़ी बातों से मेरे बाप को तो हथिया लिया है। हर वक्त डैड डैड, चमचा कहीं का। बोलते बोलते असल जलन दिल से निकलकर जुबान पर आ गई। एलियार का शक सही निकला। असल वजह चिढ़ने की यही थी कि उसे शायद लगता था कि फाइक साहिब की मोहब्बत उसने हथिया ली है। वो इन लोगों की वजह से उसे भाव नहीं दे रहे हैं। वो उसके बचकानापन पर तासुब से सर हिलाकर मुस्कुरा दिया। बीबी जी, ऐसे तो ना कहें। छोटे साहिब बड़े साहिब के सगे बेटे जैसे हैं, उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं, चमचे नहीं हैं। एलियार को तो उसकी बात बुरी नहीं लगी, मगर मुलाजमा जैसे तड़प उठी थी। छी बेचारी, अब तुम्हारी खैर नहीं। एलियार ने मुलाजमा को अफसोस भरी निगाहों से देखा जिसने शेरनी को दावत दी है, और वही हुआ। वो छुरी वाला हाथ उठाकर वो पूरे जलाल से मुलाजमा पर गराई। वो तुम्हारा सगा लगता है? तुम्हारा पुप्पा लगता है? या तेरा सैया जो तुम्हें बर्दाश्त नहीं हुआ? समीन ने उसकी आंखों के आगे छुरी वाला हाथ लहराया। मुलाजमा ने थूक निगलते हुए छुरी की तरफ देखा। अस्तगफिरुल्लाह, इसका मैं सैया? एलियार का हलक तक कड़वा हो गया। मेरी बला से वो असली मोहब्बत करे या टीवी सीरियल वाली? तुम क्यों बोली? मुझे बुरबुराने दो, वरना मैं तुम्हारा भी इस छोटे साहिब के साथ खून कर दूंगी।
इसी छुरी से तुम्हारे छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगी। उसकी आंखों से जैसे अंगारे निकल रहे थे। मुलाजमा डर कर फटी फटी आंखों से पीछे हट गई। समीन नाक फुलाती मुड़कर फिर से अपने काम में लग गई। हद हो गई, हर कोई उसका शिदाई मुलाजमों तक को नहीं छोड़ा। जिसके पास बैठो एल यार नामा शुरू, मगर मेरा तो कुछ नहीं लगता। इतना सोतेला है वो मेरा कि सारा सोतेलापन उसने मेरे साथ निकाल लिया। इसकी वजह से मैं इतना गुस्सा हो गई। क्या सोच रही होंगी भाभी, मैं कितनी बदतमीज हूँ। बदतमीज मैं नहीं, बदतमीज उनका देवर है। ख्वामखा की बेतकल्लुफी और वो बदतमीज की तो हद है। आज तक ऐसा बदतमीज इंसान मैंने नहीं देखा है। उसके जुमले में बार बार बदतमीज सुनकर एलियार का मुंह बन गया। कौन सी अभी उसने कोई बदतमीजी की है जो मैडम उसे बदतमीज साबित करने पर तुली हुई है। मैं बदतमीज बिल्कुल नहीं हूँ और सोतेला तो मारकर भी नहीं हो सकता तुम्हारा। ना चाहते हुए भी बदतमीज की गर्दान करती समीन को बाखबर करना पड़ा। और वो बदतमीज नहीं है और सोतेला कैसे हो गया। अपने पीछे फिर से उसकी आवाज सुनकर समीन झटके से मुड़ी थी। ये यहाँ भी आ पहुंचा। समीन का पारा और भी चढ़ गया। अब छुप छुप कर मेरी बातें भी सुनी जा रही हैं। कसम से यहाँ से गुजर रहा था तो पराठे और ऑमलेट की खुशबू यहाँ खींच लाई, वरना मेरा दिमाग खराब है जो तुम्हारे पास आकर अल्लाह को प्यारा हो जाऊं। समीन ने दांत पीस कर उसकी डरने की एक्टिंग देखी। आज ये भी पता चला कि तुम तर तर जुबान चलाने के साथ साथ काम भी बड़ी तेज कर लेती हो। 2 कदम चलकर वो चूल्हे के पास आ गया। खुशबूदार ऑमलेट, खस्ता पराठा। एलियार ने साकत खड़ी समीन को तो सीफी नजरों से देखा। यार बहुत भूख लगी है। वहाँ भाभी ने भी तुम्हारी याद में नाश्ता नहीं दिया। कहने के साथ ही पल में ही उसने दोनों चीजें अपने कब्जे में कर ली। तुम? उसकी इस हरकत पर समीन अब होश में आ गई। जो भी अपनी तेज छुरी जैसी जुबान से कहना है कह लो, मगर मैं कसम से तारीफें करके ही खाऊंगा ये नाश्ता। समीन के गुस्से की परवाह किए बगैर वो किचन से बाहर जाने के लिए मुड़ा। जाते जाते मुड़कर मुंह खोले उसकी बेतकल्लुफी देखती समीन को शरारत से देखा। बट आई नो कि इसमें जहर हारगिज नहीं मिला होगा, क्योंकि ये तुमने स्पेशली मेरे लिए जो नहीं बनाए हैं। एक बार फिर उसे जलाकर खाक करता वो उसके मेहनत के पराठे और ऑमलेट लेकर चला गया। यानी इतनी बदतमीजी। समीन को इतना सदमा पहुंचा था कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। अपना नाश्ता उसके कब्जे में जाते देखकर एलियार की शरारत पर मुलाजमा मुंह पर हाथ रखे हंस रही थी। ओ जी, छोटे साहिब बड़े शरारती हैं। समीन बीबी, आपके लिए मैं नाश्ता बना देती हूँ। मुलाजमा अपनी हंसी रोकती बड़ी खुशी खुशी सदमे से खड़ी समीन से बोली थी। समीन के सर से लगी पैरों तक बुझी नहीं, बल्कि वो सरापा शोला ज्वाला बन गई। वो नाश्ता बनाकर अपने छोटे साहिब के मुंह पर मारना जाकर हंसती हुई मुलाजमा को जब ऐसा जवाब मिला तो मुलाजमा उसकी नजरों से डर कर फौरन मुड़कर अपने काम में लग गई। वरना क्या पता बीबी जी का उल्टी खोपड़ी की लगती हैं, सर ही ना फोड़ दे। मुलाजमा सोचते हुए अपने काम में मसरूफ हो गई। समीन फिर किचन में रुकी नहीं थी। पूरी रफ्तार से चलती हुई किचन से डाइनिंग टेबल तक आई थी। वहां आराम से बैठा एलियार अभी उसका बनाया हुआ नाश्ता खाना शुरू ही हुआ था कि समीन ने झपट कर उसके आगे से ट्रे उठाकर अपने कब्जे में कर ली। मिस्टर एलियार, मैं उन लड़कियों में से नहीं जिन्हें आपकी ये शौकियां बहुत भाती होंगी। ये नाश्ता मैंने अपनी मेहनत से बनाया था, सिर्फ अपने लिए। इस पर हक भी सिर्फ मेरा है और अपना हक लेना मुझे आता है। गुस्से से बोलती वो ट्रे लेकर वहीं बैठ गई उसी के सामने, ताकि उसके सामने खाते हुए उसे दिखा दे कि वो उससे डरती नहीं। वही तो तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ। डैड भी तुम्हारे हैं, पूरा हक है तुम्हारा उन पर। उनसे छुपकर क्यों अपना हक खो रही हो? समीन का मुंह की तरफ नवाला ले जाता हुआ हाथ थाम गया। वो एकदम से बुत बन गई। कहाँ का गुस्सा, कहाँ की अकड़, सब झाग की तरह बैठ गई। आंखें 2 गहरी जगमगाती आंखों से टुकराई थी। सामने बैठा हुआ एलियार अब बहुत संजीदा था। चेहरे पर कहीं भी कोई शरारत की चमक ढूंढने से भी नहीं थी। मुझे उनसे हक लेना भी नहीं। खुद को संभाल कर वो आहिस्ता से बोली थी। आवाज में गुस्से की जगह अब तलखी घुल गई। हाथों में लिया हुआ लुकमा दोबारा से प्लेट में रख दिया। कैसी भूख, कहाँ की भूख, सब उड़ चुकी थी। हक ना लेने की वजह
اس کے چہرے پر آئے ہر ایک رنگ کو غور سے دیکھتے ہوئے اہلیار نے بڑے سکون سے کرسی سے پشت ٹکا لی۔ بیٹھے بیٹھے ہی سینے پر ہاتھ باندھ کر وہ اپنی گہری نظروں سے سمین کے چہرے کو جانچ رہا تھا۔ حق ان سے مانگا جاتا ہے جو دینا چاہتا ہو یا اس کے دل میں ایسی خواہش ہو۔ وہ تو سرے سے بیٹی کے ہی وجود سے انکاری ہیں۔ بیٹی کو اس کا حق دینا بہت دور کی بات ہے۔ اس کی آواز میں اور بھی کڑواہٹ گھل گئی تھی۔ سمین نے کہہ کر اپنا سر جھٹکا، جیسے خود کو اس تکلیف سے نکالنا چاہا جو اذیت اسے فائق صاحب کے رویے سے ملی تھی۔ کبھی کبھی ہمیں دوسروں کے دلوں میں یہ احساس جگانا پڑتا ہے کہ آپ پر ہمارا حق ہے۔ تمہارا اور ڈیڈ کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ اہلیار سنجیدگی سے اسے دیکھتا پھر سے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ سمین کی آنکھیں اس کے مہربان چہرے پر ٹک گئی۔ یہ دنیا ہے سمین، اور ہم مادی پرست انسان کچھ بننے کے لیے کوششوں کے ساتھ محنت کرنی پڑتی ہے، ہاتھ پاؤں مارنے پڑتے ہیں، تب جا کر ہم کچھ کر پاتے ہیں اور زندگی میں کوئی مقام بنا لیتے ہیں۔ لیکن کسی انسان کے دل میں جگہ بنانے کے لیے تو احساسات کو محنت کرنی پڑتی ہے، اپنی انا کو مارنا پڑتا ہے، اپنے دل کو مار کر اس دل کی پرواہ کرنی پڑتی ہے جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے، جس سے ہم جڑے ہوتے ہیں۔ مگر تم نے تو اس دن کے بعد سے ڈیڈ کے رویے کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا ہے۔ تم چاہتی ہو تمہیں کوئی کوشش نہیں کرنی پڑے، وہ خود تمہاری طرف پلٹے، اور مجھے نہیں لگتا ڈیڈ اس طرح تمہاری طرف متوجہ ہوں گے۔ ہولے ہولے اسے سمجھاتا زندگی کا سچ سمین کو بتا رہا تھا۔ سمین نے اپنے دل میں اعتراف کیا کہ وہ بہت گہرائی سے اسے پڑھ چکا تھا، سمجھ چکا تھا۔ سمین نے پلکیں جھکا لی، انگلی کی پور کو ٹیبل کی سطح پر پھیرنا شروع کر دیا۔ اہلیار اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ مانا کہ تم بہت حساس ہو، تمہیں بہت برا لگا ڈیڈ کا اس دن کا رویہ، اور میں بھی کہتا ہوں ان کا رویہ تمہارے ساتھ بہت غلط ہے، مگر تم یہ کیوں بھول جاتی ہو وہ تمہارے ڈیڈ ہیں اور تم ان کی سگی بیٹی۔ خون کے رشتے میں بہت کشش ہوتی ہے سمین، وہ اپنا آپ منوا ہی لیتی ہے۔ ابھی وہ نفرتوں کے پردے میں خود کو چھپائے ہوئے ہیں اور تمہیں وہی پردہ کھولنا ہے۔ تم اگر کوشش کرو تو وہ ضرور اپنی نفرت بھلا کر ایک نارمل زندگی جی سکتے ہیں۔ میں نے آج تک ڈیڈ کو سکون میں نہیں دیکھا ہے، ان کا سکون تم ہو سمین۔ مدھم مگر اس کی نرم آواز پیار سے اسے سمجھاتے ہوئے اس کے کہے سارے الفاظ دھیمے دھیمے سمین کے دل میں اترنے لگے۔ وہ ان خلوص سے بھری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہیں کھوئی تھی۔ تم اتنے دن سے یہاں ہو، اس دن کے بعد سے تم نے سب کو ساتھ کھانا رہنا سب چھوڑا ہوا ہے، یوں رہ رہی ہو جیسے یہ تمہارا اپنا گھر نہیں مسافر خانہ ہو۔ خود کو زبردستی کا بوجھ کیوں مانتی ہو تم؟ اہلیار غور سے اس کے چہرے پر نگاہیں جمائے اسے سمجھا رہا تھا۔ زبردستی ہی تو لائی گئی ہوں یہاں، کسی کی بھی مرضی کے بغیر۔ وہ پھر سے اسی احساس کمتری کا شکار ہوئی جو یہاں آنے کے بعد اس کے وجود کو گھیر چکی تھی۔ آنکھوں میں نمی بھی آئی تھی جسے چھپانے کے لیے اس نے پلکیں جھکا لی۔ غلط، بالکل غلط۔ تمہارا ایسا سوچنا بس تمہارے اپنے دماغ کی کھوج ہے۔ اس کے سمجھانے کے باوجود بھی پھر سے وہی بات۔ اہلیار کی آواز ایک دم سے تیز ہوئی۔ اس بار ہاتھ ٹیبل پر رکھ کر سمین کے قریب ہوتے ہوئے وہ اس کی طرف جھکا تھا۔ تم اس گھر میں آنا تھا، آج نہیں تو کل۔ تم دور رہ کر بھی اس گھر کا ہی ایک فرد تھی اور ہو۔ ڈیڈ کے علاوہ کسی نے تم سے کچھ کہا یا اپنے رویے سے تمہیں یہ احساس دلایا کہ تم بغیر کسی کی مرضی کے یہاں آئی ہو؟ ڈیڈ کا کیا مسئلہ ہے وہ وہی جانے، مگر ہم سب کے لیے تم اپنی ہو، ہماری فیملی ہو۔ سمین نے گھنی پلکیں اٹھا کر اس کے پرکشش چہرے کو دیکھا۔ اس چہرے پر صرف خلوص تھا، نرمی تھی، کتنا اپناپن۔ کیا تھا وہ؟ بہت خوبصورت نہ ہوتے ہوئے بھی اسے کیوں اتنا اچھا لگ رہا ہے؟ اس کی ساری سوچوں کو اس نے غلط ثابت کر دیا تھا۔ کتنا غلط سوچ رہی تھی اس کے بارے میں۔ سمین لگاتار اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اہلیار گہری سانس لے کر اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا پہلے سیدھا ہوا، پھر کرسی پیچھے دھکیل کر کھڑا ہو گیا۔ میری بات پر سوچنا ضرور سمین، مجھے اچھا لگے گا جب تم دل سے سب کو اپنا لوگی، ہر ریاکاری سے پاک۔ اس کی صاف و شفاف آنکھیں اس وقت سمین پر جمی تھی۔ ویسے ایک بات اور تھی، اجازت دو تو کہوں؟ اہلیار کے مسکرا کر بولنے پر سمین کی آنکھوں میں سوال اترا۔ وہ اور کیا کہنا چاہتا تھا؟ اہلیار اس کے سامنے ذرا سا جھکا۔
तुम भले ही उन लड़कियों में से हो जो किसी को एक पराठा नहीं दे सकती, मगर मैं वो हूँ जो जरूर तुम्हारे हाथों के बने पराठे जबरदस्ती खा सकता हूँ। इससे पहले कि वो कुछ समझती, उसके आगे से नाश्ते की ट्रे उठाकर वो भागा था। पहले तो वो कुछ समझी नहीं, मगर जब अपना नाश्ता फिर से अपने कब्जे में दूर जाता देखा तो समझ में आया कि वो फिर से उसे बेवकूफ बना गया है। तुम इस काबिल ही नहीं हो जो मैं तुम्हारे बारे में अच्छा सोचूं, बदतमीज बेहुदा। उसे मुझे सताने में ना जाने कौन सा मजा आता है। सारी अच्छी सोचें फिर से गुस्से में तब्दील हो गई। समीन कुर्सी जोर से धकेल कर दोबारा किचन की तरफ बढ़ी थी। भूख बहुत ज्यादा थी और उसे बुझाने के लिए फिर से मेहनत करनी थी। समीन जलती किलसती एलियार को हजार गालियों से नवाजते हुए किचन में घुस आई थी। अरे समीन, आओ, वहां क्यों खड़ी हो? नीलम उसे डाइनिंग रूम की तरफ आते देखकर बड़ी खुशी खुशी से बुलाने लगी। 2 दिन के बाद ही सही, समीन ने एलियार के दिए हुए मशवरे पर अमल करने के लिए खुद को मुश्किल से तैयार कर ही लिया था। आज वो डिनर के वक्त अपने कमरे से निकल तो आई थी, मगर अब डाइनिंग टेबल तक आते आते झिझक हो रही थी कि आगे भरे या नहीं। नीलम की नजर उस पर पड़ी तो वो खुशी खुशी उसे पकड़कर टेबल तक खींच लाई। अपनी झिझक को किनारे करते हुए वो आहिस्ता कदमों से चलती हुई नीलम के साथ उनके पास ही कुर्सी खींच कर बैठ गई। अपना घर कितना मुकम्मल लग रहा है आज एक समीन के आ जाने से। क्यों निगार? समीन के आ जाने से और सबके साथ मिलकर बैठने से बड़ी माँ बहुत खुश हो गई थी। उन्होंने टेबल के इतराफ में सबको देखते हुए खामोशी से बैठी निगार से भी तायद चाही। उन्होंने हंकारा भरकर सर झुकाकर बैठी समीन और दूसरी नजर फाइक पर डाली। फाइक अब खामोशी से अपनी प्लेट में खाना निकाल रहे थे। समीन के दाखिल होते ही वो बिल्कुल चुप हो गए थे, वरना अभी तक एलियार और साकिब से बिजनेस के सिलसिले में बातें कर रहे थे। एलियार सबसे नजरें बचाकर समीन के चेहरे को देख रहा था। नीलम के साथ बैठी खामोशी से समीन को देखकर एलियार के दिल में सुकून सा उतरा था। उस दिन ना सही, मगर आज उस पर उस रोज के उसके समझाने का असर तो हुआ। उसे समझाने के साथ साथ ही जाते जाते जो हरकत की थी उसका नाश्ता छीन कर हजार गाली भी दी होगी उसने। एहलियार ने बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। समीन ने निगाहें उठाकर सामने देखा। निगाहें दो रोशन चमकती आंखों से टकराई। निगाहों के उस तसादुम पर एहलियार ने आंखों ही आंखों में उसका शुक्रिया अदा किया। जहां घबरा कर समीन की पलकें झुक गई, वहीं एहलियार की मुस्कुराहट और गहरी हो गई। खाना निकालूं समीन, या मैं निकाल दूं? नीलम ने पास बैठी समीन से पूछा। अभी तक वो यूं ही हाथ पर हाथ रखे हुए बैठी हुई थी। जी मैं खुद ले लेती हूँ। वो अच्छी खासी नर्वस हो रही थी। लग रहा था जैसे सब उसे ही देख रहे हैं। घबरा कर सामने रखी चावलों की डिश की तरफ हाथ बढ़ाया। अभी उसने चावलों की डिश को उठाना ही चाहा था कि एलियार ने इससे पहले ही डिश उठा ली। न जाने उसने शरारत की थी कि अनजाने में उसे यह हरकत सरजद हुई थी। समीन नासमझी से उसे देख कर रह गई। एलियार ने मुस्कुराकर उसका चेहरा देखा। डैड, आप समीन की तरह चिकन वाली डिश बढ़ा दें प्लीज। समीन मटन बिरयानी नहीं खाती। खामोशी से सर झुकाकर खाना खाते हुए फाइक साहिब से उसने तेज आवाज में कहा था। उसके अचानक कहने पर उन्होंने सर उठाकर एहलियार की तरफ सवालिया नजरों से देखा। इधर समीन को हैरत हुई, उसे कैसे पता कि वो सिर्फ चिकन ही खाती है और कोई गोश्त नहीं। समीन की तरफ डिश बढ़ा दें आप, वो और दूसरी चीजें नहीं खा पाएगी। उनके पास रखे डोंगे की तरफ इशारा करते हुए वो नरमी से बोला। निगार की पेशानी पर बल पड़ गए। अपने बेटे की उस लड़की की परवाह पर खाना खाते हुए भी सबकी तवज्जो उनकी जानिब हो गई। चुपके चुपके सब फाइक साहिब को देख रहे थे। फाइक साहिब ने खामोशी से हाथ बढ़ाकर डिश उठाकर एलियार के सामने रख दी और फिर से सर झुकाकर अपनी प्लेट की तरफ मुतवज्जा हो गए। समीर ने फौरन एलियार की तरफ देखा। आंखों में जैसे शिकवा सा उतर आया कि देखा कोई असर नहीं होगा। उसकी आंखों के शिकवे को पढ़कर उसने आंखों ही आंखों में उसे तसल्ली दी और फाइक साहिब का बढ़ाया हुआ डोंगा समीन की तरफ बढ़ा दिया। समीन ने चुपचाप डिश थामी थी। फिर खाना सब ने खामोशी से ही खाया। खाने के बाद वॉक और फिर लाउंज में सब की महफिल जमी तो समीन सबसे निगाहें बचाकर अपने कमरे में जाने के लिए भाड़ गई। आज के लिए इतनी ही हिम्मत ही उसमें थी। तुम भी चलकर बैठो लाउंज में, कोई जरूरत नहीं कमरे में जाने की। कल संडे है, इसलिए रात देर तक जागने का इरादा है सबका। उसे कमरे में जाते देखकर बीच रास्ते में ही नीलम ने उसे रोक लिया।
भाभी मुझे नींद आ रही है, मुनमुनाते हुए बहाने से वहां से खिसकने की कोशिश की। कॉफी बनवा रही हूँ, नींद भाग जाएगी तुम्हारी। चलो शाबाश, जाकर बैठो। मुझे भी तो बातें करने के लिए कोई अपने जैसा चाहिए। भाभी ने जबरदस्ती उसे पकड़कर लाउंज की तरफ धकेल दिया। लाचार होकर उसे लाउंज में आना पड़ा था। लाउंज में एक तरफ बड़े सोफे पर एलियार और साकिब भाई की फाइक साहिब के साथ मीटिंग चल रही थी। दूसरे सोफे पर बड़ी माँ और निगार बैठी नजर आई। वो कहाँ किसके पास जाती, इसलिए आकर बच्चों के साथ उनके सोफे पर बैठ गई। बच्चे कार्टून देखने में बिजी थे। आप हमारे साथ कार्टून देखेंगी पुप्पो? अपने पास आकर बैठी समीन को देखकर आदिल खुश हो गया और बड़ी फुर्ती से उसकी गोद में चढ़कर बैठ गया। 3 साल का आदिल बड़ा ही क्यूट और शरारती बच्चा था। उसके मुकाबले में आकिब संजीदा और समझदार था। क्यूटनेस में दोनों बच्चे एक दूसरे के मुकाबिल थे। समीन को इन दोनों पर बेइंतहा प्यार आता। अब भी आदिल के गाल चूमते हुए पास बैठे आकिब के गाल भी नोचे। उसके प्यार पर आकिब ने बुरा माना। फुफो, आदिल की तरह आप मेरे भी गाल चूम सकती थी। अपने गाल सहलाते हुए वो नाराज हुआ। सॉरी माई शोनो मोनो। समीर ने हंसते हुए उसके गाल झुककर कई बार चूमे थे। इतने में मुलाजमा कॉफी लेकर वहां आ गई। सबको कॉफी के मग देकर वो बच्चों की तरफ आ गई। दोनों को उनके दूध के गिलास थमाए और समीर को कॉफी। आप भी हमारे साथ मिल्क शेक पिए, तब आप जल्दी से बड़ी हो जाएंगी। आदिल ने घूंट भरते हुए कॉफी का घूंट भरती समीन को अपने मुखलसाना मशवरे से नवाजा। अच्छा, ये तो अच्छी बात कही आदिल मियाँ ने। अब मैं वाकई सिर्फ मिल्क शेक लूंगी। समीन अपनी हंसी दबाती आदिल से बोली। अच्छी अच्छी बातें चाचू बताते हैं हमको। वो बोले उनकी तरफ बड़े होकर बॉडी बनानी है तो रोज ये पीना होगा। आदिल ने मासूमियत से अपना दूध का गिलास दिखाते हुए फख्र से कहा। पुप्पो ऑलरेडी बड़ी हो चुकी है बुद्धू, और वो गर्ल है, बॉडी बॉयज बनाते हैं। आकिब ने भाई को जैसे समझाया था। चाचू भी तो बड़े हो गए हैं, वो तो पीते हैं हमारे साथ, और गर्ल्स भी तो जिम जाती हैं। तो ही पापा कहते हैं मम्मा से जिम ज्वाइन कर लो, वजन कम करो। आदिल को अपनी बात सही साबित करनी थी, इसलिए मुंह बनाकर लड़ा था वो। साथ ही मम्मा पापा की बातें समीर मुंह पर हाथ रखे हुए हंस रही थी। कुछ देर में नीलम भी आकर उनके साथ बैठ गई तो उनकी महफिल अच्छे से जम गई। बच्चों की प्यारी प्यारी बातें और नीलम की शौकियां समीर बार बार हंस देती, ये देखे बिना कि उसकी हंसी की आवाज बार बार इस दूर बैठे कुछ लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा कर रही थी। बहुत ही प्यारी बच्ची है समीन, बहुत ही सादा और मासूम, कोई बनावट तो है ही नहीं इसमें। बड़ी माँ समीन की हंसी की आवाज सुनकर मुतवज्जा हुई थी। उनकी तरफ देखती हुई वो पास बैठी निगार से बोली, हाँ और बहुत खूबसूरत भी है। निगार उस पर निगाह जमाए संजीदा थी। बड़ी माँ ने ताज्जुब से निगार को देखा। आज तक निगार ने अपने अलावा किसी की भी तारीफ की हो, आज उन्हें क्या हो गया? वो मुस्कुरा कर कहने लगी, खूबसूरत क्यों नहीं होगी? फाइक को देखो कितना शानदार है। इस उम्र में भी जवानी में तो और रहा होगा। समीन की आंखें, बालों का रंग फाइक को पड़ा है और बाकी नकुश लगता है अपनी माँ पर है। उसके बहुत खूबसूरत रही होगी वो। बड़ी माँ दिल खोल कर तारीफ करती बोली तो निगार के दिल में जैसे कांटा सा चुपा। हाँ, माँ भी ऐसी खूबसूरत थी, हर अदा में हुस्न भरा था, सबको दीवाना बना दिया था उसने। बड़ी माँ चौंक कर निगार को देखने लगी। वो क्या कह रही थी उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया। बड़ी माँ के ताज्जुब से देखने पर निगार फौरन संभल कर बोली, हसीन तो रही होगी मगर किरदार की बड़ी खराब रही होगी, जो फाइक की माँ की वजह से यूं बेटी से नफरत करते हैं। बड़ी माँ ने नागवारी से अपनी नंद को देखा। दूसरों के बारे में यूं ऐसी राय रखना उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। जरूरी नहीं हर बार नफरत की यही वजह हो, कुछ और भी हो सकती है। यूं किसी की किरदार कुशी नहीं करते, चाहे अल्लाह को बुरा लगे। उन्होंने अपनी नागवारी छुपाते हुए निगार से रसानियत से कहा, आपा मुझे कोई शौक नहीं दूसरों की जात के बारे में मजे ले लेकर बात करना, और अगर दूसरी वजह होती तो क्या फाइक इतनी शदीद नफरत करते? निगार को उनकी नसीहत बहुत बुरी लगी, मगर वही इखलाक का ख्याल रखना। अपनी नागवारी छुपाते हुए फिर भी अदब से ही उनसे कहा था, इतनी अच्छी तबीयत का मालिक है फाइक, फिर भी ना जाने क्यों बेटी के मामले में ऐसा सलूक इख्तियार किया हुआ है। अगर ऐसा कुछ था भी तो बेटी का क्या कसूर? वो भी इतनी प्यारी नेक बेटी की जिसे देखते ही प्यार आ जाए। बड़ी माँ ने दूर बैठी हंसती मुस्कुराती समीन को देखकर अफसोस से सर हिलाया।
नेक और प्यारी, निगार ने बुड़बुड़ा कर नखूबा से नाक सुकड़ी। बड़ी माँ को उनकी यही आदत अच्छी नहीं लगती थी। निगार ने अपने आगे कभी किसी को अहमियत नहीं दी। हर खूबसूरत चेहरे से उन्हें न जाने क्यों चिढ़ थी। बरसों का साथ था उनका निगार का, मगर वो आज तक उन्हें समझ नहीं पाई थी कि वो वाकई वही है जो वो नजर आती है या उनका बातन कुछ और है। बहरहाल जो भी था, अपने मरहूम भाई और एलियार की वजह से वो उनसे मोहब्बत करती थी, इसलिए कभी निगार की कड़वी बातों का बुरा नहीं माना। जाहिर है वो भी उनका एहतराम ही करती थी। निगार जमीन बेजरर सी बच्ची है और अगर वो आज मजबूरी से हमारे पास आ गई है तो उसके लिए अपना दिल साफ रखो। जब से यहाँ आई है बेचारी कैसी सहमी सहमी सी रहती है। बड़ी माँ ने एकदम से संजीदा होकर निगार के मगरूर अंदाज देखकर समझाने की कोशिश की। आपा, आप क्या समझती हैं? मुझे समीन से कोई दुश्मनी है? आप अच्छे से जानती हैं मैं उन औरतों में से नहीं जो जाहलियत की बिना पर अपनी सौतन की बेटी से अपनी नफरत निकालती हैं। वो यहाँ रहे या नहीं रहे, आई डोंट केयर, लेकिन मुझे झूठी मोहब्बतें जताने का बिल्कुल शौक नहीं, और ना ही मैंने अपने दिल में उसके लिए कोई बुग़्ज़ रखा है जो अपने दिल को साफ कर लूं। उनकी आवाज़ बहुत धीमी मगर करवाहट से भरी हुई थी। सारी मरवत किनारे रखकर उन्होंने उन्हें अच्छे से सुना दिया। बड़ी माँ बस खामोशी से उनके चेहरे को देख रही थी। फिर एक गहरी सांस लेकर वो सोफे के हत्थे का सहारा लेकर उठ गई। अब मैं चलती हूँ, सबका तो देर तक बैठने का इरादा है। एक नजर निगार, फिर दूसरी निगाह दूर बैठे फाइक से कुछ कहते एलियार पर डालकर उन्होंने गहरी सांस ली। फिर वो धीरे धीरे अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। निगार इतनी देर बस उन्हें जाते देखती रही, फिर अपना सर झटक कर टेबल पर रखा, अपना मोबाइल फोन उठा लिया। तभी फिर से उनके कानों में समीन की हंसी गूंजी तो एक बार फिर उनकी निगाहों में नागवारी उतर आई। उन्होंने उस तरफ देखा। उनके पीछे वाले सोफे पर बच्चों और नीलम के साथ बैठी वो बहुत खुश नजर आ रही थी। व्हाइट एंड येलो कलर के फ्रॉक सूट पर बड़ा सा दुपट्टा अपने सर के इर्द गिर्द लपेटे वो मुकम्मल हिजाब में थी। बस चेहरे और हाथों के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा था। फिर भी क्यों वो इतनी हसीन नजर आती थी? ना कोई सजावट, ना कोई मेकअप, ना कटे बाल, ना कोई नाजो अदा, फिर भी देखने वाला देखता रह जाए। कहते हैं खुदा किसी किसी को बड़ी फुर्सत में बनाता है, शायद उसे भी खुदा ने बड़ी फुर्सत से खलक किया था। गुलाबी चमकती दूधिया रंगत, हसीन आंखों में छलकती हीरे सी चमक, चेहरे पर छाई मासूमियत उसके हुस्न को दुबाला कर रही थी। उस पर से जब जब वो हंसती, हल्का सा गुलाब गालों में पड़ने वाला वो घड़ा समीन को देखते देखते वो कहीं और खो गई। समीन का चेहरा उस लड़की का चेहरा बन गया जिसने उनकी जिंदगी में कयामत ला दी थी। निगार लाउंज में होकर भी वहां नहीं थी। वो ऐसा खोई कि सारी दुनिया से जैसे गाफिल हो बैठी हो। क्या बात है मम्मी? समीन के चेहरे पर ऐसी कौन सी चुड़ैल नजर आने लगी कि आप बिल्कुल बुत बन बैठी हैं। अचानक से एलियार उनके करीब बैठते हुए शरारत से बोला था। एलियार जरा सा गर्दन मोड़कर कुछ दूर बैठी समीन को भी देखना भूला था। भाभी बच्चों को लेकर जा चुकी थी और वो बड़ी दिलचस्पी से प्रोग्राम देख रही थी। अपने इतराफ की उसे कोई खबर नहीं थी। एलियार के पास बैठते ही निगार ख्यालों की दुनिया से निकलकर उसकी तरफ मुतवज्जा हुई थी। क्या सोच रही हैं मम्मी? पास बैठे एलियार ने मुस्कुराकर उनका हाथ थामा। निगार कुछ कहे बगैर अब अपने बेटे को मोहब्बत से देखने लगी। उन्हीं की तरह साफ खुली रंगत, वैसे ही नकूश, मगर चेहरे की बेपनाह जाज़बियत उसे बहुत मुनफरद बनाती थी। जैन की तरह खूबसूरत आंखें जो देखने वाले को खुद में जकड़ ले। वो बहुत खूबसूरत नहीं होते हुए बेहद पुरकशिश शख्सियत का मालिक था। उस पर से उसका मोहब्बत अमेज और मुखलिस फितरत सब मिलकर एलियार की शख्सियत को बहुत खास बना देता था। उन्हें अपने बेटे पर फख्र था और ये फख्र यूं ही नहीं था, वो था भी फख्र के लायक। मम्मी क्या अब मैं भूत नजर आ रहा हूँ जो इस तरह मुझे देख रही हैं? इस बार एलियार ने हंसकर उनके चेहरे के आगे हाथ मिलाया। मम्मी अब क्या आपको मैं भूत नजर आ रहा हूँ जो इस तरह मुझे देख रही हैं? इस बार एलियार ने हंसकर उनके चेहरे के आगे हाथ हिलाया। तुम तो मेरे प्रिंस हो। उन्होंने मुस्कुराकर उसके दोनों गालों पर अपने हाथ प्यार से रखे। वो इसलिए कि एक शहजादी का बेटा जो हूँ। उन्होंने अपने बाजुओं के हसार में लेते हुए उसने प्यार से उनके शाने पर अपनी ठोरी रखी। अच्छा छोड़ो मुझे, सब चले गए हैं, तुम भी सो जाओ जाकर। उन्होंने उसके सर को थपक कर खुद से अलग करना चाहा। एलियार ने उन्हें और जकड़ लिया। एली अब बड़े हो जाओ, मैं तो हमेशा बच्चा बना रहूंगा। एली मार लगा दूंगी तुमको।
लगा दें, मगर मैं तो ऐसे ही बच्चा बना रहूंगा। कभी कभी तो मम्मी को ऐसे प्यार देने का मौका मिलता है। वो हंसते हुए उन्हें भींचते हुए बोला, एली बच्चों वाली हरकतें बंद कर दो। एक तो तुम्हारी पुप्पो के ऐसे लाड प्यार ने तुम्हें बिगाड़ा हुआ है। निगार को इस तरह के लाड प्यार कम ही अच्छे लगते थे। पुप्पो ने आपके बच्चे को बस संवारा है। एलियार हंसते हुए बड़ी माँ के लिए प्यार से बोला। निगार को यह सब पसंद नहीं था, इसलिए जब भी एलियार लाड में आता वो सीधे अपनी नंद को कसूरवार ठहराती। उनकी निगार में इस तरह के लाड प्यार फजूल हैं। एक दूसरे से मोहब्बत जताने के लिए ऐसे तरीके जरूरी नहीं होते। अच्छा हटो अब। निगार के चिढ़ने पर एलियार जोर से हंस दिया। तभी उसकी निगाह अपने को देखती जमीन पर पड़ी। ना जाने कब वो प्रोग्राम से नजर हटाकर उनकी तरफ देखने लगी थी। बड़ी दिलचस्पी और मासूमियत से वो उसे देख रही थी। जैसे ही एलियार की नजर खुद पर पड़ी, देखी उसने सटपटाकर तेजी से नजरों को जाविया मोड़ लिया। एलियार अपनी मुस्कुराहट दबाकर निगार को छोड़कर परे होकर बैठ गया। बिल्कुल बच्चा बने रहते हो, अब जाकर सो जाओ। निगार उसे चिपत लगाकर उठ खड़ी हुई। आप जाएं, सो जाएं, मैं अभी यही हूँ। वो आराम से सोफे पर दराज हो गया। निगार ने एक नजर एलियार फिर जमीन पर डाली। उसे अभी तक वहीं बैठे देखकर उनकी पेशानी पर हजार पल पड़ गए। इस वक्त उन तीनों के अलावा वहां कोई और नहीं था। तुम अभी तक यही हो समीन, सोना नहीं है तुम्हें? ऐसे तो वो कभी भी उससे बोलती नहीं थी, मगर इस बार वो बोल उठी। कोशिश करके उन्होंने अपना लहजा नॉर्मल ही रखा था, मगर आंखों में तपश सी थी। यही तपश तो समीन को अंदर ही अंदर जला देती थी। वो निगार से खौफ खाती थी। अब भी वो अपनी जगह से बहुत ही घबरा कर उठी थी। उस तरह उठने से गोद में रखा रिमोट फर्श पर गिर गया। एलियार भी उठकर बैठ गया। जी मैं बस जा रही हूँ। इधर उधर वो कुछ ढूंढती बहुत ज्यादा नर्वस नजर आ रही थी। चेहरे पर निगार की चुभती निगाहों से घबराहट के रंग भर रहे थे। तुम प्रोग्राम देख रही हो, अपना प्रोग्राम देखो, अभी आ रहा है। एलियार ने नरमी से कहकर उसकी घबराहट दूर करनी चाहिए। ये प्रोग्राम देखने का वक्त है, रात बहुत हो गई है। निगार ने एलियार से कहकर बहुत ही सर्द निगाहों से समीन को देखा। मम्मी, ये उसका अपना घर है, वो क्यों जाए यहाँ से? इतने सालों से वो यहाँ आई नहीं, किसी से मिली नहीं, ऊपर से डैड का अजनबी रवैया, तो उसे भी अजनबियत दूर करने में मुश्किल तो होगी। एलियार ने फिर से समीन की तरफ से सफाई पेश करके उनको उसकी मुश्किल समझाने की कोशिश की। मैंने इनकार नहीं किया, उसका अपना घर है, अजनबी बनकर वो रह रही है। फाइक जाने और उसकी बेटी, तुम उससे दूर रहो। हम इस मामले में पड़ने की कोई जरूरत नहीं। वो जैसे चाहे रहे, एडजस्ट करे ना करे इसका प्रॉब्लम। उसके खाने पीने की जिम्मेदारी नहीं ली है तुमने। वो जैसे चाहे रहे, तुम खुद को दूर रखो उससे। एक बार गुस्से से और दूसरे लम्हे उन्होंने सर को झटक कर एलियार को नरमी से समझाया था। एलियार ने भरकर उनका हाथ थाम लिया। मम्मी, आप उसे एडजस्ट करने में मदद करें ना, उससे जरा मोहब्बत से पेश आए, उसका हाल अहवाल पूछ लिया करें। डैड तो उससे बोलने वाले नहीं, आप ही उससे मोहब्बत से बोल लिया करें। वो बहुत उम्मीद से उनका हाथ थामे उनसे इल्तिजा कर रहा था। देखो एली, तुम मुझे बहुत अच्छे से जानते हो, मुझे झूठे दिखावे नहीं आते। मेरा एक असूल रहा है ना, मैं झूठी मोहब्बत करती हूँ ना मैं झूठी मोहब्बत दिखा सकती हूँ। मुझे समीन से नफरत नहीं तो मुझे उससे कोई लगाव भी नहीं है, इसलिए दुनिया के दिखावे के लिए उसे मोहब्बत का नाटक भी नहीं कर सकती। वो बहुत संजीदगी से बोल रही थी। एलियार बस चुपचाप उनका हाथ थामे उन्हें देख रहा था। वो जैसे चाहे इस घर में रहे, जो मर्जी वो करे, मुझे कोई एतराज नहीं, मगर तुम लोग मुझसे कोई उम्मीद मत रखो कि मैं उसकी माँ बन जाऊंगी। मैं उसकी माँ नहीं हूँ जो उसकी नाज बर्दारी करूं, और ना ही मुझे उससे कोई जाती दुश्मनी है कि जो उससे निकालूं। तो आइंदा तुम और आपा मुझसे ये ख्वाहिश मत करना कि मैं उसकी माँ बन जाऊंगी। एकदम साफ साफ उसे जवाब देकर उन्होंने अपने हाथ एलियार के हाथ से निकाल लिए। एलियार ने एक गहरी सांस लेकर अपनी मम्मी को देखा। वो थी ही ऐसी साफ को बगैर किसी लाग लिपट कर बोलने वाली, दिल की बहुत साफ और जुबान की तलख, हकीकत पसंद। उनको जो पसंद था हमेशा वही करती थी। मगर जैसी भी थी, एलियार को अपनी माँ बहुत अजीज थी। वो अपनी मम्मी से बेपनाह मोहब्बत करता था। उनकी सारी खूबियों और खामियों समेत एलियार ये भी जानता था उनके लिए एलियार से भरकर कोई और नहीं था। तभी तो उसकी एक ख्वाहिश पर उन्होंने अपनी जिंदगी वार दी थी। आज तक इस ख्वाहिश के बिना पर वो फाइक साहिब की मोहब्बत के बगैर भी उस रिश्ते को निभा रही थी। अच्छा, अब
ऐसा मुंह मत बनाओ, मैं कोशिश करूंगी उसके लिए नरम बर्ताव रखूं। साकत खड़े एलियार को देखकर उन्होंने उसका दिल रखने के लिए बोल दिया, माई स्वीट मम्मी। वो एकदम से बच्चों की तरह उनसे लिपट गया। अच्छा बस, लेकिन तुम भी जरा उससे दूर रहना। ये हमदर्दी फाइक को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। तुम उसकी परवाह करना छोड़ दो, यही बेहतर है एली। निगार ने उसे समझाना जरूरी समझा। एलियार उनसे अलग हो गया। मम्मी, आपको मालूम है अपनी फैमिली के लिए मैं कितना टची हूँ। समीन मेरी फैमिली का एक हिस्सा है, उसे यूं तनहा तो नहीं छोड़ सकता। जब तक डैड उसकी हैसियत नहीं मान लेते, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि समीन की मदद कर सकूं। उसका इरादा अटल था और निगार ने बहुत तप कर अपने बेटे के मेहरबान चेहरे को देखा, जिसकी यही अच्छाइयां उन्हें परेशान कर देती थी। एली, उन्होंने कुछ कहना चाहा। मम्मी प्लीज, आपको मालूम है मैं किसी को परेशान और दुखी नहीं देख सकता। समीन तो मेरे डैड की बेटी है, उसे कैसे ऐसे परेशान देख सकता हूँ। आपको मुझ पर एतबार है ना कि आपका बेटा कभी ऐसा काम नहीं करेगा जो मेरी मम्मी का सर झुका दे। इस बार निगार एतमीनान से मुस्कुरा दी और अपने बेटे पर तो उन्हें खुद से भी ज्यादा एतबार था। ठीक है, मगर आप सो जाओ, बहुत टाइम हो गया है। निगार उसका चेहरा तपतपा कर वहां से निकल गई। एलियार कुछ देर वहीं खड़ा कुछ सोचता रहा। फिर वो अपना सर झटक कर लाउंज से बाहर निकल आया। अपने कमरे में जाने के लिए वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ा था। आखिरी सीढ़ियों पर वो वही ठिठक कर रुक गया। सामने परेशान सी आती समीन भी उसे वही सीढ़ियों के पास देखकर एक जगह थम सी गई थी। अल्लाह, ये सीधे अपने रूम में जाए, रुके ना। समीर ने जल्दी जल्दी से अपने दिल में दुआ मांगना शुरू कर दी, मगर कहाँ वो दुआ कबूल होने वाली। समीर परेशान हो और एलियार मुतमिन रहे, ये कहाँ हो सकता था। वो सीधे उसके पास आया था। एनी प्रॉब्लम? सवालिया नजरों से परेशान सी समीन को देखते हुए वो बिल्कुल उसके सर पर खड़ा था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो तुम ही हो, क्लिस कर दिल में सोचा, मगर कहा तो बस इतना, मुझे प्यास लगी थी, पानी लेने जा रही हूँ। जबरदस्ती की मुस्कुराहट होंठों पर सजाकर उसने एलियार को टरखाने की कोशिश की। मैं ला देता हूँ। उसके मामले में वो कुछ ज्यादा ही मेहरबान था, इसलिए फौरन अपनी खिदमत पेश की। हाथ पैर सलामत है मेरे, मैं जा सकती हूँ। बाहर में जाए इखलाक। पल में जबरदस्ती की मुस्कुराहट उसके होंठों से जुदा हुई थी। लबों से फिर फूल झड़े। एलियार के होंठों के गोशे पर मुस्कुराहट आकर गुम हो गई। अभी उसे बहुत मेहनत की जरूरत थी। ओके जाओ, कहने के साथ साथ वो जरा सा साइड पर हो गया। समीन तेजी से उसके किनारे से निकलकर सीढ़ियों से धड़ धड़ उतरती भागी। एलियार की तेज निगाहों से उसके स्लीपर से अड़े पैर बच नहीं सके थे। ताज्जुब से वो कुछ सोचता हुआ आहिस्ता कदमों से सीढ़ियों की रेलिंग की तरफ बढ़ा। फिर उसकी हरकत में और इजाफा हुआ था जब उसने समीन को दबे पांव किचन की बजाय दोबारा लाउंज में जाते देखा था। ये वहां क्या करने गई है? एलियार खुद से बुड़बुड़ाया। यूं तो वो किसी की जातियात में इतना दखल नहीं देता था। अगर कोई और होता तो वो कभी देखने नहीं जाता, मगर अभी मामला समीन का था और उसके मामले में वो पूरी तरह से दिलचस्पी रखता था। सो वो भी उसी की तरफ बढ़ा जहां वो गई थी। नीचे की लाइट्स वगैरह सब बंद हो चुकी थी। वो बहुत एहतियात से चलता हुआ लाउंज के अंदर आया था। समीन बड़ी बेचैनी से वहां सोफे के पास जहां वो थोड़ी देर पहले बैठी हुई थी, झुक झुक कर कुछ ढूंढ रही थी। पूरा लाउंज नीम तारीकी में डूबा हुआ था। एलियार कमर पर हाथ रखे उसकी मसरूफियात पर गौर कर रहा था। शुक्र है मिल गई, जो उसे चाहिए था वो मिल गया था। वो खुशी से बोलती हाथ में स्लीपर लेकर खड़ी हो गई। बड़ी खुशी से स्लीपर सीने से लगाकर वो जाने के लिए मुड़ी थी कि अपने पीछे आ खड़े हुए एलियार से बुरी तरह से टकराई। एलियार की क्या मिल गई देखने के चक्कर में उसके पीछे आकर खड़ा हो गया था। इस टक्कर के लिए वो भी तैयार नहीं था, इसलिए वो भी घबरा गया। उस पर से समीन के डर का निकली चीख जो उससे टकराने के बाद उसके मुंह से निकली थी, वो और घबरा गया। चीखो मत, मैं हूँ, एलियार ने फौरन कहा। समीर ने अपने एकदम करीब खड़े एलियार को गुस्से से घूरा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा पीछा करना कब छोड़ोगे तुम? हाथों में दबे स्लीपर पुष्ट पर करते हुए वो गराई। इस नीम अंधेरे में भी उसकी आंखों में गुस्से की चिंगारियां साफ नजर आ रही थी। मर कर भी नहीं, एलियार के मुंह से बेसाख्ता निकला था। हाँ, तब
भूत बनकर चिपक जाना। दांत पीस कर वो एलियार को आंखें दिखा रही थी। उसे गुस्से में ये भी एहसास नहीं था कि वो एलियार के कितने करीब खड़ी है। अपनी पुश्त पर हाथ में स्लीपर छुपाए वो बस उसे घूर रही थी। सही, भूत बनकर सारी जिंदगी परेशान करूंगा। एलियार ने इस बार शरारत से उसे देखा। अब भी कोई कमी नहीं है परेशान करने में। जब से यहाँ आई हूँ कोई काम किया है तुमने? समीन का बस नहीं चल रहा था। अंधेरे में चमकती उसकी आंखें नोच ले जो उसे परेशान करती थी। अच्छा, मैं परेशान करता हूँ? एलियार ने भूमे सुकेर कर उसे घूरा। और क्या करते हो? जब देखो हर जगह तो तुम हाजिर हो जाते हो। मेरा पराठा तक खा गए। उसकी आंखों में आंखें डालकर घूरते हुए शिकवा किया। अब समझ में आया कि अब भी तुम क्यों नाराज हो। बड़ी ही कंजूस हो तुम, एक पराठा नहीं दे सकती। एलियार को उसकी बात पर हंसी आ रही थी। हंसी दबाकर उसे छेड़ा। नहीं दे सकती, और तुम्हें तो बिल्कुल नहीं दे सकती। वो तपी तपी बस उसे घूरे जा रही थी। मैंने कौन सी जायदाद खाई है तुम्हारी? अपने लिए उसकी नाराजगी पर एलियार इस बार तपा था। अपनी कमर पर हाथ रखकर उसी के अंदाज में उसे घूरा। मेरे मुंह मत लगो, तुम अपना काम करो। क्यों पीछे पड़े हो मेरे? समीर ने दिल की बात जुबान पर लाने से परहेज किया, वरना दिल तो कह रहा था कह दे सबसे बड़ी जायदाद तो उसके वालिदे मोहतरम ही है। क्या करूं? तुम मेरी अच्छा खैर छोड़ो, तुम यहाँ क्या कर रही थी? वो रोमानी से बोलते बोलते अपनी बात बदल गया। तुमसे मतलब? समीर गुस्से से बोलकर उसकी साइड से निकलकर बाहर जाने वाले रास्ते की तरफ भाग गई। एलियार ने उसके पीछे छुपे हाथों में स्लीपर देख लिए थे। वो मुस्कुरा दिया। इतनी देर से मैडम खजाने की तरह ये छुपा रही थी। अजीब लड़की है, कभी जो ढंग से बात कर ले। मुंह बनाता उसके पीछे वो भी लाउंज से जाने के लिए मुड़ा। ढंग की बात? वो भी तुमसे? समीन जलकर जवाब देने के लिए मुड़ी। हाथ में लिए स्लीपर फर्श पर रखकर पैरों में डाल लिए। कोई बात का जवाब ना देना तुमसे नहीं होता। उसे जलाते हुए वो उसके पीछे पीछे था। समीर बहुत जलकर उसे देखते हुए झटके से अपनी गर्दन मोड़कर तेज कदमों से लाउंज से बाहर निकली। वो भी मुस्कुराता हुआ उसके पीछे था। दोनों आगे पीछे हाल में आए थे। अभी वो लोग सीढ़ियों की तरफ बढ़े ही थे कि सीढ़ियों के पास कॉरिडोर के आखिरी सिरे पर फाइक साहिब इन दोनों को नीचे आते दिखे थे, लेकिन उन्होंने इन दोनों को अभी नहीं देखा था। इतनी रात में वो दोनों तन्हा और उनका सामना, दोनों को ही गलती का एहसास हुआ था। एक दूसरे के साथ इन दोनों को देखकर वो कहीं कुछ गलत ना सोच लें, इस फिक्र ने दोनों को ही छुपने पर मजबूर कर दिया था। समीन एलियार एक साथ ही सामने नजर आते स्टडी रूम के दरवाजे की तरफ बढ़े थे और दूसरे पल ही दोनों स्टडी रूम के अंदर थे। सब तुम्हारी वजह से है। तुम अगर इससे पहले कि वो फिर से शुरू हो जाती, एलियार ने फौरन उसके होंठों पर अपनी चौड़ी हथेली रखकर उसका चलने की तैयारी करता मुंह बंद कर दिया। उसके तेज कानों ने आराम से स्टडी रूम के बाहर कदमों की आहट सुनी थी, इसलिए उसका मुंह बंद करना जरूरी समझा था। समीन की आंखें फट सी गई। उसकी जुर्रत पर बड़ी जारहिया से उसने अपने दोनों हाथों से उसके हाथ को अपने मुंह से हटाना चाहा। हश, डैड इधर ही आ रहे हैं। समीन को एक घूरी देखकर कहने के साथ ही उसका मुंह को हथेली से ढक्कन की तरह बंद किए वो उसे लेकर छुपने के लिए एक तरफ लगी अलमारियों की तरफ भाड़ आया। समीन बस आंखें फाड़े उसे देखे हुए अब भी उसका हाथ हटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी हर कोशिश बेकार थी। एलियार का सारा ध्यान अभी बिल्कुल भी समीन की तरफ नहीं था। उसकी सारी हिस्स अब दरवाजे की तरफ लगी हुई थी। आहट अब करीब हो चुकी थी। वो समीन को और भी करीब करते हुए वो अलमारी से लगकर खड़ा हो गया। समीन एकदम साकत हो गई। वो उसके इतने करीब थी जैसा वो ख्वाब में भी नहीं सोच सकती थी। अपनी हैरत अंगेज आंखों से एलियार के परेशान चेहरे को देख रही थी। उसे शायद खुद नहीं मालूम था, अनजाने में वो समीन को अपने से लगा बैठा था। एक हाथ उसकी कमर पर और दूसरा हाथ उसके मुंह पर रखे वो चुपके चुपके इधर देख रहा था जहां फाइक साहिब अंदर आ चुके थे। अपनी पर्सनल अलमारी की तरफ जाते हुए वो एलियार को बहुत फिक्रमंद कर चुके थे। एलियार ने परेशानी से एक तरफ खड़े कागजात निकालते फाइक साहिब को फिर समीन की तरफ देखा, जो अब उसने समीन की फैली हुई आंखों में देखा।
उसे एहसास हुआ था कि वो किस कदर उसके करीब थी। एलियार ने फौरन उसके होंठों से अपनी हथेली हटा ली। दूसरे पल उसकी कमर से उसके हाथ भी जुदा हो चुके थे। समीन खामोशी से एक तरफ हो गई। एलियार ने समीन की तरफ से निगाहें हटाकर फिर से फाइक साहिब की तरफ देखा। वो अब अलमारी बंद करके उस तरफ आने लगे थे जिधर वो दोनों छुपकर खड़े थे। मुसीबत दर मुसीबत एलियार ने कराह कर समीन की तरफ देखा। अच्छे फंसे थे वो दोनों। इससे अच्छा तो वो उन्हें हाल में ही देख लेते। यहाँ तो इन दोनों को पोजीशन और भी ऑकवर्ड हो गई थी। अपने बगल में खड़ी परेशान सी डरी सहमी समीन की तरफ निगाह की। उसी पल उसने भी उसे देखा था। दोनों की आंखों में ये सवाल था, अब क्या करें। एलियार ने बड़ी एहतियात से फिर से इधर झांका जहां फाइक साहिब थे। वो अब जा रहे थे। हाथों में उनके कुछ कागजात थे। एलियार ने सुकून का सांस लिया। कुछ ही लम्हे में दोनों ने स्टडी रूम का दरवाजा बंद होने की सदा सुनी थी। अल्लाह, मैं तो मर गई आज, सब तुम्हारी वजह से है। उनके बाहर जाने का यकीन होते ही समीन उछलकर उससे दूर हटी थी। और मैं तो बहुत खुश था, जैसे शुक्र करो उन्होंने देखा नहीं, वरना दोनों के लिए वो जूते लगते कि याद रखती। सुकून का सांस लेता वो भी लड़ने के लिए तैयार हो गया। तुम कुछ कहने की ख्वाहिश में वो बस होंठ भींच कर रह गई। उसकी तरफ देखते हुए एक झटके से वो जाने के लिए मुड़ी थी कि उसी पल एलियार ने उससे भी तेजी से उसका हाथ थाम कर खींचा था। समीन उसे टुकराते टुकराते बची थी। दिमाग खराब है तुम्हारा, अभी वो बाहर ही होंगे। एलियार ने उसका हाथ थामे ही जरा तेज आवाज में कहा। तुम ये बात मेरा हाथ पकड़े बिना भी कह सकते थे। अपना हाथ उसके हाथ से खींचकर वो फनकारी। एलियार ने मुंह बनाकर उसकी नाराजगी देखी। समीन अब उसे दूर जाकर खड़ी हो गई। एलियार आहिस्ता कदमों से चलता हुआ स्टडी रूम के दरवाजे तक गया था। आहिस्ता से नो पर हाथ रखकर घुमाया, दरवाजा खोलकर सर बाहर निकाल कर देखा। अब वहां कोई भी नहीं था। वहीं खड़े खड़े समीन की तरफ पलट कर देखा। वो खफा खफा सी उसी की तरफ देख रही थी। एलियार ने कुछ बोले बगैर हाथ के इशारे से उसे बाहर निकलने को बोला तो वो लाख नागवारी के बावजूद दरवाजे तक आई थी। चलो, वो अब नहीं है, धीमी आवाज में कहकर उसे बाहर निकलने का इशारा किया। समीन उसे घूरती बाहर भागी थी। जैसे मैं जबरदस्ती लेकर आया था। मैडम का तो मजाज ही नहीं मिलता, दिल ही दिल में सोचकर वो भी बाहर निकल आया। समीन इतनी देर में सीढ़ियां चढ़ चुकी थी। एलियार उसकी पुष्ट को देखते हुए उसके पीछे ही अपने कमरे की तरफ बढ़ा था। समीन ने अपने कमरे में घुसने से पहले ना चाहते हुए भी पलट कर देखा था। वो बड़े आराम से चलता हुआ अपने कमरे की तरफ आ रहा था। निगाहें टुकराई तो समीन मुंह बनाकर फौरन अपने कमरे में घुस गई। उसके मुंह बनाकर जाने पर एलियार के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। वो यूं ही मुस्कुराता अपने कमरे में चला गया था।